हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 24 फरवरी 2024। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे आप लोग इस क्लासेस को कवर करने के लिए। ये क्लासेस डेली बेसिस पे रोज़ सुबह 8 बजे होती है और ये जो करंट अफेयर की एक सीरीज़ जो चल रही है, ये जो क्लासेस चल रही है वो डेली बेसिस पे आपके एग्जाम को फोकस लेकर के चल रही है। चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल के एग्जाम हो या पुलिस लेवल के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत बारीकी से कवर करते हुए चलिएगा। जो नए लोग हैं, जो बेसिकली पहली बार इस क्लासेस को इस चैनल पे देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं, यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो क्लासेस कवर कराई जाती है वो आपको बाइलिंगुअल में कवर कराई जाती है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आप इसको कवर कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स करंट अफेयर के डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज आपके सामने जो है ये रहा। ये मैरीटाइम सेमिनार आप देख सकते हैं जिसका नाम है मिलान 2024। इसका जो यहाँ पे सेमिनार का इनॉग्रेशन जो हुआ है, उद्घाटन जो हुआ है, ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है। आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार। ठीक है। इसका थीम जो है, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रख सकते हैं। इसका थीम है महासागरों में भागीदार, यानी सहयोग, तालमेल और विकास को लेकर के बात कही जा रही है। यानी जितने भी अक्रॉस नेशन, यानी महासागरों के पास जितने भी देश हैं, उनके बीच क्या करना है, तालमेल बैठाना है, सहयोग करना है और विकास के लिए एक साथ आगे आना है और दूसरे देशों को हेल्प करना है, ग्रोथ करना है, डेवलप करना है। उसी को लेकर के ये सेमिनार का आयोजन यहाँ पे किया गया था ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, जो कि श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ये ध्यान रख सकते हैं, जो एक वैश्विक समुद्री उत्कृष्टता का क्या करता है, अभिसरण साबित करता है। देख सकते हैं वो इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। सेमिनार क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार। ठीक है। इसका थीम याद रखिएगा, पार्टनर्स अक्रॉस ओशंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी एंड ग्रोथ। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस कैंडी को तो आप लोगों ने आई होप बहुत बार ट्राई किया होगा, खाया होगा। ये कैंडी बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली कॉटन कैंडी है। बहुत जगह इसको क्या कहा जाता है, हवा हवाई कहा जाता है, बहुत जगह बुढ़िया का बाल कहा जाता है। बताइएगा आप लोग इस कैंडी को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग इस कैंडी को क्या कहते हैं। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप लोग के द्वारा इस कैंडी को क्या नाम दिया है, किस नाम से कहा जाता है, वो बताइएगा। फिलहाल ये कैंडी को लेकर के बहुत सीरियस कंसर्न देखने को मिला है, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया है और ये सरकार ने इस कैंडी को बैन कर दिया है, जिसको कॉटन कैंडी कहते हैं। इस कैंडी को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का विषय है। ये जो है, इसमें ये कैंडी जो प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली किया जाता है रोडामाइन बी के द्वारा। रोडामाइन बी के द्वारा ये इसका प्रोडक्शन होता है और ये कॉटन की कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर यहाँ पे प्रतिबंध तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें केमिकल रोडामाइन बी का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक तरह से हानिकारक है। क्यों, क्योंकि इसको जिस फूड प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है, ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं ये केमिकल जो है कहीं ना कहीं किसका रूप ले सकता है, ट्यूमर या कैंसर का रूप ले सकता है समय के साथ साथ। तो ध्यान रख सकते हैं ये एक यहाँ पे बहुत ही कंसर्न का विषय है, कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो इसको यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है, प्रायोरिटी है। तो तमिलनाडु सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के इस चीज़ को यहाँ पे बैन कर दिया है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया है ये कॉटन कैंडी को लेकर के। ठीक है। बताइएगा कि आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है आप लोग की तरफ, इसको डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ एएस राजीव जी इनका नाम है। इनको अभी चयनित किया गया है सिविलियन ऑफिसर के सीवीसी, यहाँ पे इनको चयनित किया गया विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। और इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। चलिए इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि सीवीसी की स्थापना कब हुई थी। चलिए इस बॉडी का गठन कब किया गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस कमेटी के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ये बताइए। ठीक है।
ये आप बता सकते हैं किस समिति की सिफारिश पे इसको किया गया था, ठीक है। और ईयर तो बता ही दिए, ठीक है। और ये बेसिकली एएस राजीव जी के द्वारा सरकार को यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इन्होंने राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। किसके द्वारा, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति आज के डेट में है, उनके द्वारा एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में यानी विजिलेंस कमिश्नर के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये कहाँ पे काम करते थे, तो ये बेसिकली एमडी और सीईओ थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ये ध्यान रख सकते हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि एक कैसा है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सीवीसी यहाँ पे 3 मेंबर की बॉडी होती है, ये भी मेरा क्वेश्चन था, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बता ही दिया गया। सिविलेंस विजिलेंस ऑफिसर यहाँ पे इनके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर आप देख सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के साथ साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 2 सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है, ये मेन होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और अरविंद कुमार जो है विजिलेंस कमिश्नर है, इनके साथ एएस राजीव के साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा इनकी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की मैक्सिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज और टर्म बताइए कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं। पूरा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, किस समिति के द्वारा इसकी गठन की गई थी। और आज के डेट में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ध्यान रख सकते हैं। 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सब थोड़ा सा जानिए। आप लोगों ने अगर पॉलिटी को अच्छे से कवर किया होगा तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के चलिए, एक तरह से आप लोग का पॉलिटी भी रिवीजन हो रहा है, देखते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक शिकायत है मेरी आप लोगों से कि आप लोग ना एक आर्टिकल्स का सीरीज चल रहा है मेरे तरफ से, आप लोग शायद उसको देख नहीं रहे हैं। 4 बजे उसकी सीरीज़ आती है जहाँ पे डेली बेसिस पे एक आर्टिकल्स वहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, लेकिन वो आप लोग देख नहीं रहे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक तरह से आप लोग का रिवीजन होगा, पॉलिटी एक तरह से आपका रिवाइज होता हुआ चलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका प्रिपरेशन हो रखा है तो एक तरह से उस वीडियो को देखने से और अच्छे से आपकी रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा देखिए, 3-3 4-4 मिनट का बस वीडियो होते हैं हर एक आर्टिकल्स को लेकर के, तो देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्टिवली इसको ऊपर ध्यान दीजिए। जो जिनको नहीं पता है, मेरे चैनल्स पे जाइएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे, या फिर ये वीडियो के ख़त्म होने पर आपको ऊपर में भी दिख जाएगा, वो प्लेलिस्ट का आपको सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। पूरा लगभग 28 वीडियो मैंने वहाँ पे डाल दिया आर्टिकल्स का, तो उसको जा कर के कवर कीजिए अच्छे से, ठीक है। पॉलिटी एस्पिरेंट की तरह भी एक ज़रूरी है, एक तरह से जो भारत के नागरिक हैं, तो संविधान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको हर एक अधिकार के बारे में पता हो सके। अगला न्यूज़ यहाँ पे कोलंबो से, कोलंबो में यहाँ पर 3 दिन का गीता महोत्सव, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पे आयोजन किया गया है, और जिसकी शुरुआत कब से, 1 मार्च से, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, ये कोलंबो में हो रहा है। और ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे, कोलंबो में कहाँ देखने को मिलेगा, तो नीलम पोकुना थिएटर, यहाँ महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय प्रयोजन के साथ नीलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया गया, देख सकते हैं। तो वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। 4 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉपी यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का संसद ऑफ श्रीलंका में भी पेश किया जाएगा, देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो द फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट द नीलम पोकुना थिएटर प्रेमिसेस विद द फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप ऑफ हरियाणा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसको फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप कौन प्रोवाइड कर रहा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने वित्तीय प्रयोजन के साथ नीलम पोकुना थिएटर परिसर में इसका आयोजन किया गया है। 4 मार्च को एक श्रीमद् भगवद गीता का एक कॉपी भी है यहाँ पे श्रीलंका के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो गीता महोत्सव याद रखिएगा, सभी लोग यहाँ पे अब
कंफ्यूज क्या होंगे, गीता महोत्सव से रिलेटेड टॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ही इसका आयोजन हुआ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोलंबो में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एक तरह से कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका इंडिया ही देखने को मिलेगा। इस तरह से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो पीसीएस लेवल में, तो अब इस लेवल के क्वेश्चंस जो आएंगे वो पूरा डिटेल में आएंगे, डीपली वे में आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट बेसिस पे आएंगे। लेकिन बाकी जो अदर पेपर है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, या पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, अभी यूपी पुलिस का मैटर आई होप आप लोग देख रहे होंगे कितना हाईलाइटेड हो रखा है पेपर लीक को लेकर के। काफ़ी, एक तो रेगुलर बेसिस पे वो एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हैं, 4-5 साल बाद इसकी वैकेंसीज हुई है ये वाली पेपर, और किस तरह से पेपर लीक हो गया है आप देख सकते हैं। 9:30 बजे, 9:15 पेपर लीक हुआ, 10 बजे से पेपर था, कितने लोगों ने उस पेपर को कॉपी किया होगा। तो अभी उसी को लेकर के सुनवाई चल रही है, देख सकते हैं कमेटी का भी गठन किया गया है, जांच कमेटी जो है यूपी सरकार को एक इनिशिएट लेना चाहिए, ताकि इस तरह के जो पेपर होते हैं ये देखिए ऑनलाइन कराने ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन से बेहतर ये होता है ना कि उसमें लीक होने के कोई चांसेस नहीं रहता है। ऑफलाइन पेपर में यही सब थोड़ा बहुत इश्यूज रहते हैं। अगर पीसीएस लेवल का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पीसीएस लेवल में आप देख सकते हैं 69 का भी बीपीएससी हुआ था, उसमें क्या ही कोई उसका चीट बना पाएगा। उसके लिए बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के पेपर्स होने चाहिए। तो वो आपके सबसे बड़ी चीज़ है, आपके मेरिट को दर्शाता है अगर उस तरह के पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सोच समझ करके इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा हर एक न्यूज़ को, क्योंकि पेपर जो है पीसीएस लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए इन अ वेरी डिटेल्ड वे। वन लाइनर का जो ज़माना था वो बहुत पुराना हो गया है, तो उसके ऊपर ना ध्यान दे करके थोड़ा सा डिटेल में सारे न्यूज़ को कवर करें। और एक तरह से डिटेल में कवर करने का ये भी फ़ायदा है कि आप उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर रह सकें, क्योंकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे पुणे से है, पुणे इंटरनेशनल सेंटर से ये रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे 8वां एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में आयोजन किया जाएगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक भू अर्थशास्त्र सम्मेलन 29 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसका फोकस किसके ऊपर है? इसका फोकस है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स के युग में भू आर्थिक चुनौतियां विषय पर ये क्या करता है, केंद्रित रहेगा। ये ध्यान रख सकते हैं, इस थीम पर ये फोकस रहेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ये किसके ऊपर है, जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इसका जो इनॉग्रल है, एक थीम जो होगा वो किसके ऊपर होगा, दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया की बात यहाँ पे कही जा रही है, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना विषय पर उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता अम्ब द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं AMB के द्वारा किया जा रहा है। गौतम बम्बावले जो कन्वेनर है AED के, उन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा कहाँ पे हो रहा है, पुणे हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली SSC के पेपर में पूछे जाते हैं, तो जो SSC के एग्जाम कर रहा है तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। ये इकोनॉमिक डायलॉग से रिलेटेड, आर्थिक वार्ता से रिलेटेड। ठीक है, अगला न्यूज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, और मध्य प्रदेश में जो बच्चों से संबंधित ये न्यूज़ है बेसिकली। और ये बैगलेस बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, बैगलेस स्कूल पहल यहाँ पे शुरुआत की गई है। MP सरकार ने राज्य में 2024-25 से स्कूली सत्र के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल का पालन करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वीक में एक दिन बच्चे जो होंगे 24-25 सत्र के राज्य में वो बैगलेस जाएंगे। बैगलेस मतलब विदाउट बैग वो आपके स्कूल जाएंगे, ये कहा जा रहा है। बैगलेस स्कूल करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। वंस इन अ वीक, एक वीक में एक दिन। मैक्सिमम वेट जो होगा स्कूल के बैग का, देखिए यहाँ पे क्लास वाइज कैटेगरीज दे दी गई है कि कौन से क्लास के स्टूडेंट के बैग की वेट कितनी होनी चाहिए, ये साफ साफ कैटेगरी आपके सामने है। 9-10 का 2.5 से 4.5 किलो, 8 का 2.5 से 4 किलो, 6 से 7 क्लास के बच्चे हैं तो उनका 2 से 3 किलो,
3 से 5 क्लास के बच्चे हैं तो 1.7 से 2.5 kg, और 1 और 2 क्लास के बच्चे तो 1.6 से 2.2 kg। तो ये वेट है, इसको पालन करना अनिवार्य है एमपी में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको 24-25 सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये डिसीजन जो यहाँ लिया गया है ताकि बच्चों के ऊपर जो तनाव है, छात्रों के ऊपर जो तनाव है उसको कम करने को लेकर के ये फैसला यहाँ पे लिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ हम लोगों ने एक बार और कवर किया था। पीएम मोदी आज भी देख सकते हैं वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है। 78% यहाँ पे जो है वोट जो है वो इन्हीं के ऊपर है। 78% अप्रूवल रेटिंग आप देख सकते हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी को ही सर्च करते हैं। फिर जॉय बाइडेन देख सकते हैं 37% है। फिर जस्टिन ट्रूडो 29%, ऋषि सुनक 25%, ओलफ स्कॉल्स 21%, देख सकते हैं। तो इसके आधा में भी कोई नहीं है। 78% से आधा जो होता है उसके आधा में भी यहाँ पे आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा। तो लोकप्रिय वैश्विक नेता बन करके यहाँ पे उभरे हैं कौन? मोदी जी। और ये कितना वोट के साथ, कितना रेटिंग के साथ? 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यह खुलासा अमेरिका स्थित वैश्विक निर्णायक खुफिया एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किया गया। देख सकते हैं यूएस बेस्ड ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो मॉर्निंग कंसल्ट में इसका सर्वे को कंडक्ट किया है, उसके बाद ये रिजल्ट यहाँ इनके द्वारा दिया गया। सर्वे में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंड्रेल मैनुअल लोपेज ने 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। देख सकते हैं 65% यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन दूसरे नंबर पे? लोपेज, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली जो 3rd नंबर पे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो 11वें नंबर पे, देख सकते हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो है जेवियर माइली, ये भी 3rd नंबर पे, और जो बाइडेन 11वें नंबर पे, ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये समझ सकते हैं। अगला न्यूज़ बिहार से संबंधित है, बिहार के विधानसभा से संबंधित है। यहाँ पे नरेंद्र नारायण जी से संबंधित है, जो कि बिहार के अगले यहाँ पे उपाध्यक्ष यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के रूप में ये इलेक्ट हुए। चलिए मुझे बताइएगा बिहार असेंबली के अगला क्वेश्चन जो है 5th नंबर ये ना, स्पीकर कौन है विधानसभा के? ये भी अभी हम लोगों ने कवर किया है, नियुक्त किया, अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने कवर किया। तो डिप्टी स्पीकर यानी महेश्वर हजारी के इस्तीफा के बाद डिप्टी स्पीकर पद के रिक्ति निकली। ठीक है, इसके पहले जो थे वो कौन थे? महेश्वर हजारी ने ये पोजीशन जो थे 2021 से इस पद पर थे और इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। स्पीकर नंद किशोर यादव ने नए डिप्टी स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। नंद किशोर यादव, ठीक है। और जेडीयू नेतृत्व ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र यादव का यहाँ पे समर्थन किया। नरेंद्र नारायण यादव यहाँ पे सभी लोग इनको समर्थन किए हैं और यही अभी इलेक्ट हुए हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, बिहार के जितने भी लोग देख रहे हैं, अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पीकर का नाम बताइएगा मुझे, कौन है आज के डेट में। अगला जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड न्यूज़ है और ये बेसिकली प्रथम से रिलेटेड, याद आ रहा है हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। प्रथम एक कंप्यूटर बेस्ड विजन प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं एआई, और यहाँ पे एआई को वर्ल्ड का नंबर 1 नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म का यहाँ पे अनावरण किया है। ठीक है, प्रथम क्या है? एक नो कोड एआई प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर विजन को लोकतांत्रिक बनाता है। कंप्यूटर विजन को क्या बनाता है? डेमोक्रेटाइज बनाता है। इसे कोडिंग कौशल के बिना सभी के लिए सुलभ बनाता है। ठीक है, एक तरह से सभी इसको एक्सेस कर सके। आसान वीडियो डेटा विश्लेषण के लिए अभिनव रूप से डिजाइन किया गया है। देख सकते हैं इजी वीडियो डेटा एनालिसिस के लिए इसको डिजाइन किया गया और उपयोगकर्ताओं को विजन एआई तकनीक का आसानी से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। तो एक तरह से देख सकते हैं इनेबल करता है यूजर्स को एक विजन बनाया जा सके एआई को लेकर के और आसानी से सक्षम इसको बना सकें।
एसर्ट एआई प्रथम जो है, एसर्ट एआई का प्रथम वीडियो विश्लेषण में व्यापक एआई अपनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो गैर विशेषज्ञों के लिए बाधाओं को तोड़ता है। तो एक तरह से देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात कही जा रही है, तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आसानी से हम वीडियो को एनालाइज कर सकें और एक विज़न को हम क्रिएट कर सकें। एक तरह से वीडियो को एनालाइज करने का जो एडॉप्शन टेक्नोलॉजी है उसको और हम फैला सकें, और एक तरह से जो नॉन स्पेशलिस्ट का जो बाधाएं हैं उसको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये रास्ता निकाल रहा है जो नॉन स्पेशलिस्ट ब्रेकिंग बैरियर्स आपको देखने को मिलेगा। उसी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है एआई एडॉप्शन को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम जो है एआई अनवील। चलिए पहले मुझे बताइएगा भारत का पहला शहर कौन सा है जिसको एआई में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है फिर भी आंसर आप लोग का सही नहीं आ रहा है। पहला शहर बताना है जिसको एआई के कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली यूएस के द्वारा पहला 1972 के बाद अमेरिका अंतरिक्ष यान ओडिशियस के साथ पहली बार चंद्रमा पर लैंडिंग की। देख सकते हैं जो स्पेस क्राफ्ट है ओडिशियस, इसके साथ पहली बार मुंबई में ये मून पर 1972 के बाद यहाँ पे लैंडिंग किया गया। ओडिशस क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला एक निजी कंपनी द्वारा बनाया गया पहला अंतरिक्ष यान। तो ओडिशस क्या है, एक अंतरिक्ष यान है, याद रख सकते हैं। एक रोबोट लैंडर है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात कहा जा रहा है कि नासा के द्वारा जो फंड मिला उसके साथ ह्यूस्टन स्थित इंस्ट्यूटिव मशीन, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिशस जो है एक मानव रहित रोबोट लैंडर है। एक क्या है, एक रोबोट लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्या किया है, उतरा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रख सकते हैं। लास्ट टाइम जो है यूएस की अंतरिक्ष यान जो थी 1972 में चंद्र पर उतरा था, जब अपोलो 17 अंतरिक्ष यात्री जीन सेल्नन और हैरिसन सिमट को चंद्रमा की सतह पर लाया गया था। देख सकते हैं जब अपोलो 17 था, जब एस्ट्रोनॉट जीन कैनन और हैरिसन स्किमिट को ल्यूनर सरफेस पर लाया गया था, उस टाइम ये लास्ट उतरा था। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यहाँ पे उतरा है ओडिशियस, याद रखिएगा ओडिशियस। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट जो कि यूएस का है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और ये उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक क्षेत्र में यूपी को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। कल हम लोगों ने शुगर केन को लेकर के देखा था, 8% की वृद्धि हुई है एमएसपी में, देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्रतियोगिता, यहाँ पे संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया था, कहाँ पे, वाराणसी में। यहाँ पे पीएम ने क्या किया है, पुरस्कार को बांटे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 जानकारी पुस्तक यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसमें वाराणसी में एक दशक की विकासात्मक का मील के पत्थर पर जोर दिया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। तो एक बुक है जो बेसिकली काशी के बारे में उसमें दर्शाया गया है, वाराणसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें उसमें बताई गई है, सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन किया गया। तो ये सारी बातें उन पुस्तकों में मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास और पर्यटन परियोजनाएं शुरू करना यहाँ पे शामिल किया गया मोदी सरकार के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, संस्कृत प्रतियोगिता, ये वाराणसी में हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और ये जो है वो बेसिकली सोलर मैक्सिमम से रिलेटेड है। सोलर मैक्सिमम क्या होता है, एक गतिविधि होती है, एक अवधि होती है। ठीक है, उस अवधि में एक गतिविधि देखने को मिलता है जिसमें सन से 11 साल के सौर चक्र में चरम गतिविधि को बतलाना होता है। सन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर
ये सबसे ज़्यादा इंटेंस आपको देखने को मिलेगा। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अधिक तीव्र और जटिल हो जाता है और जिसके वजह से जिससे सन्स स्पॉट हो गए, सोलर फ्लेयर्स हो गए, ठीक है, और कोरोनल मास इंजेक्शन हो गया। इसकी संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई है। देख सकते हैं CMES जिसको कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। इफेक्ट जो हुआ है, प्रभाव जो हुआ है सोलर अधिकतम का, वहाँ पे देख सकते हैं अरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलियस, रेडियो ब्लैकआउट, पावर ग्रिड व्यवधान, उपग्रह क्षति, यहाँ पे ये सारे डैमेजेस आप देख सकते हैं जो कि हुए हैं इसके प्रभाव से। तो सोलर मैक्सिमम ध्यान रख सकते हैं, एक पीरियड है पीक एक्टिविटी का जहाँ पे सन से 11 साल में गतिविधि देखने को मिलता है। 11 साल सोलर साइकिल में क्या देखने को मिलता है, सौर चक्र में चरम गतिविधि की अवधि को दर्शाता है। ठीक है, अगला न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं जसिंडा। कौन है ये? जसिंडा है, जसिंथा जो है, इनको बेसिकली इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया, चुना गया है, जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है। कहाँ से आती है? डोडा लाधाली, ठीक है, ये यहाँ से आती है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली जसिंथा कल्याण KSCA में अपना करियर शुरू करने के बाद भारत की पहली महिला कोच क्यूरेटर बनी है। ध्यान से देख सकते हैं, उन्होंने ग्राउंड रख रखाव में रुचि विकसित की है और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय IPL विकेटों पर काम करने के लिए BCCI को क्यूरेटर परीक्षा उत्तीर्ण की है। देख सकते हैं इन्होंने, ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे भी कंपटीशंस होते हैं और यहाँ पे भी ये क्यूरेटर परीक्षा को यहाँ पे इनके द्वारा उत्तीर्ण किया गया है, यानी पास किया गया। ठीक है, कल्याण का जर्नी जो है रहा है वो बेसिकली क्रिकेट के प्रति जो उनका जुनून है वो एक तरह से उसी के ऊपर है और खेल में लैंगिक मानदंडों को तोड़ने के प्रति ये क्या होता है, समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड याद रखिएगा जसिंथा कल्याण इंडिया की पहली बीच क्यूरेटर बनी है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज जो है वो दुबई से रिलेटेड। दुबई में यहाँ पे खास करके बताया गया है कि रणनीतिक वीज़ा को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है भारतीयों के लिए। इसमें 5 साल का यहाँ पे 5 साल के लिए बहुप्रवेश वीज़ा यहाँ पे शुरू किया गया है भारत के टूरिस्ट को, यानी आर्थिक और यात्रा कनेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल और यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और एक तरह से देख सकते हैं जो आगंतुकों हैं उसमें वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2.46 मिलियन जो है ये यहाँ पहुँच चुका है, जो प्री पेंडेमिक लेवल के टाइम पे था। ठीक है, ये वीज़ा जो है वो 90 दिन का अलाउ एक्सटेंडेबल आपको देखता है, प्रवास की अनुमति देता है, जिसके अगले 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें व्यवसाय और अवकाश यात्रा में लचीलापन बढ़ता है। देख सकते हैं, तो 90 दिन का एक्सटेंडेबल यहाँ पे 90 डेज के लिए दिया गया है वीज़ा के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटी जो है दुबई के साथ हमारे पार्टनरशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहरा होता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा। दुबई की बात करें तो ये UAE के कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ है? ये दुबई, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ और अच्छे से क्लियर दिखेगा, दिख रहा है, ये दुबई। यहाँ पे शारजा ही आप देख सकते हैं, साथ साथ UAE का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख सकते हैं। पर्शियन गल्फ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ सऊदी अरब या ओमान देशों के साथ ये अपने बाउंड्री शेयर करता है। कतर आपको यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ऊपर ईरान देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है, याद रखिएगा, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। UAE दिरहम यहाँ पे करेंसी है और ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयद अल नहयान है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, उसी से रिलेटेड है। इस फेस्टिवल को तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल का जो नाम है वो समका सरलमा जतारा, याद आ रहा है कुछ? ये त्यौहार हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो समका सरलमा जतारा जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइबल फेस्टिवल है, सबसे बड़े आदिवासी उत्सव समका सरलमा
जतारा में पूरे भारत में रिकॉर्ड 15 मिलियन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, इस कार्यक्रम में भक्ति, परंपरा, सामुदायिक भावना का मिश्रण है। तो किन किन चीज़ का मिक्सचर है? डिवोशन, ट्रेडिशन, कम्युनिटी का। एक तरह से आदिवासी देवताओं समक्का और सल्लमा का सम्मान करता है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सबसे बड़ा त्योहार फेस्टिवल यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, पहले नंबर पे तो कुंभ है। ठीक है, ये क्या क्या फीचर देता है? ताकि जनजातीय देवताओं की पूजा करना, भारी भीड़ की उम्मीद और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा यहाँ पे शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है वो इस जतारा त्योहार के अंतर्गत तेलंगाना में ये देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तेलंगाना की बात करें तो ये सारे आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बाउंड्री जो शेयर कर रहा है देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, इसके साथ साथ कर्नाटका हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सबके साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिल साउंड राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अलग करके हैदराबाद का तेलंगाना यहाँ पे घोषित कर दिया गया। 33 जिला याद रख सकते हैं। अगला न्यूज़ है वह बेंगलोर से रिलेटेड है। बेंगलोर में यहाँ पे टोटली तरीके से ग्रीन एनर्जी को लेकर के यहाँ पे पहल की गई है, बेंगलोर के हवाई अड्डे को लेकर के। और ये जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये किन किन के बीच में हुआ है? तो ये है क्लेनमैक्स, याद रखिएगा, और बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा 25 साल का लंबा टर्म को लेकर के यहाँ पे साइन किया गया। और ये जो अनुमति है, एग्रीमेंट है, ये जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो 36 मेगावाट सोलर और 9.9 मेगावाट विंड पावर को प्लांट को फीचर करता है। तो परियोजना को टिकाऊ ऊर्जा उपयोग और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति साझेदारी के समर्पण पर प्रकाश डालता है। तो एक तरह से पार्टनरशिप डेडिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं। 90 मिलियन यहाँ पे यूनिट को ये उत्पन्न करने का ये उम्मीद रखता है। तो ध्यान रख सकते हैं, एयरपोर्ट को ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, पहल की शुरुआत कही जा रही है। और क्लेनमैक्स और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको साइन किया गया। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 36 मेगावाट सोलर और 9.9 मेगावाट विंड पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा सकता है। एक तरह से पार्टनरशिप के डेडिकेशंस को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि सतत ऊर्जा का यूज़ करके इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, उसी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में देखने को मिलेगा। इसका न्यूज़ जो है यहाँ तेलंगाना देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, गोवा देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ केरला देख सकते हैं, और यहाँ तमिलनाडु के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। बेंगलोर की बात करें तो ये है आपका बेंगलोर, ये ध्यान रखते चलिएगा, उसी से रिलेटेड ये करंट अफेयर है। ठीक है, अगला जो है मिनरल प्रोडक्शन को लेकर के यहाँ पे बात कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या किस मिनरल्स की खपत कितनी ज़्यादा है वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो 2023 को इंडिकेट कर रहा है, रेड वाला पार्ट है 2022 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है। वृद्धि कितना है? यहाँ पे जो वृद्धि देखने को मिला है वो वृद्धि 5% देखने को मिला है। ठीक है, 5.1% देखने को मिला है और दिसंबर 2023 में, जबकि दिसंबर 2022 के कंपैरिजन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा बताया गया है कि ये जो ग्रोथ है एक तरह से मिनरल प्रोडक्शन को बताता है। अप्रैल से दिसंबर मंथ का 2023-24 की जो अगर हम लोग बात करें तो 8.5% ज़्यादा था लास्ट ईयर को लेकर के। 23-24 की अवधि के लिए खनिज उत्पादन के संचय वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक है। देख सकते हैं मिनरल्स जो इसके अंतर्गत आते हैं सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है। मैग्नेसाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो ये सारे आप देख सकते हैं खनिज जो है वो यहाँ पे फोकस करता है पॉजिटिव ग्रोथ
अचीव करने को लेकर के, जिसमें मैग्नेसाइट, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, कोल, लीड, कॉपर, बॉक्साइट, ये सारे खनिज जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, तो ये था पूरा करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। आज जितने भी न्यूज़ कवर कराए हैं वो थोड़ा सा सीरियस बेसिस पे थे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। इसको नोट करना ना भूले, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो नए लोग हैं वो ऊपर में टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा, उस पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको सारे PDFs जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल्स का ऊपर अभी आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जिन्होंने भी आर्टिकल्स नहीं देखा है सीरीज, एक एक करके सारे सीरीज देख लीजिए। 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो है और उसका नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बना, उससे क्या होगा, एक तरह से रिवीजन होगा और काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।